नवजात शिशु के महीन झबले से अंतिम पड़ाव के शुभ्र धवल कफन तक कपास मनुष्य जीवन का पृथ्वी पर उसकी माया यात्रा का अविरल सनातन साथी है। असंख्य अजूबों से भरी इस धरा पर उसकी खुद की यात्रा कितनी सहज, कितनी कठिन है, आइए जरा जानें। कपास का अंग्रेजी पर्याय कॉटन अरबी के कतन से आया है। ये बताता है कि अरब, फारस आदि में कपड़ा बहुत पहले से बुना जाता था। कहते हैं कि ढाका का मलमल इतना महीन होता था कि एक अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था। यानी ईसा से 1500 वर्ष पूर्व भारत के बुनकर देसी औजारों से ही इतनी महारत हासिल कर चुके थे। पर सन 1500 ईस्वी में प्रारंभ हुए औद्योगिकरण के पश्चात विश्व में अग्रणी भारत कपास के उत्पादन में अपनी श्रेष्ठता बनाए न रख सका और आज अमेरिका, रूस व चीन के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। वानस्पतिक दृष्टि से कपास मालवेसी परिवार के गॉसिपियम वंश का एक तंतुमय बीज वाला पौधा है, जिसकी 4 प्रजातियां कृषि योग्य मानी जाती हैं। भारतीय मूल की गॉसिपियम हर्बेसियम तथा गॉसिपियम अर्बोरियम प्राचीन कालिक कपास मानी जाती हैं, जो कीट प्रतिरोधी हैं। गॉसिपियम हिर्सुटम व गॉसिपियम बार्बेडेंस अमेरिकी मूल की लंबे सफेद तंतुओं और अधिक उत्पादकता वाली प्रजातियां हैं। भारत में कपास उत्पादकता की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य माने जाते हैं। शाखित तने पर उगने वाला कपास काली मिट्टी और उष्ण तापमान मांगता है। कपास की शाखाएं 2 प्रकार की होती हैं, कायिक अथवा भोजन शाखाएं और पुष्पीय शाखाएं। कायिक शाखाओं का विकास क्रम मुख्य तने जैसा रहता है, जिसमें प्रत्येक शाखा लगातार अग्रस्थ कली की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ती है। सामान्यतया कायिक अथवा भोजन शाखाएं मुख्य तने के नीचे की ओर एक निश्चित स्थान पर उगती हैं और पुष्पीय शाखाएं मुख्य तने के ऊपरी भाग पर उगती हैं। पौधे पर उगने वाले सभी पुष्प पुष्पीय शाखाओं से ही निकलते हैं। शाखाएं, तना एवं पत्तियां सभी रोम युक्त होती हैं। पत्तियां 3 से 5 पाल युक्त, सीधे तट और गोल आधार वाली होती हैं। आधार से निकलती शिराओं के कारण पत्तियां जालिकावत हो बहुशिरीय जाल का निर्माण करती हैं। पत्तियां एकांतर क्रम में व्यवस्थित, पर्णवृंतयुक्त और अनुपत्रीय होती हैं। कपास में फल उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता है। परिपक्वता की क्षमता से अधिक इसमें फूल खिलते हैं।
आदर्श परिस्थिति में केवल 40% फूल ही परिपक्व हो पाते हैं। नवांकुर पर कली लगने में लगभग 35 से 40 दिन लग जाते हैं, 20-25 दिन और, तब जाकर कहीं फूल पूरी तरह खिल पाता है। यानी अप्रैल के मध्य से अंत तक में बोया गया कपास जून के अंत तक ही फूल दे पाता है। कपास का पुष्प क्रम एकल एवं कक्षस्थ है, जिससे पत्ती के कोण में एक बड़ा पुष्प उगता है। पुष्प आधार पर सहपत्र विहीन तथा सवृंतीय होते हैं। पुष्पवृंत रोएदार होता है। पुष्प पूर्ण और सम आकार के 5 दलपुंज व 5 दल सहित पंचभागी होते हैं। पुष्प त्रिज्या सममिति या नियमित होते हुए एक विशेषता रखते हैं, वो है उपरिदल पुंज का पाया जाना, जो संख्या में 3 हृदय आकार के तथा संयुक्त होते हैं। बाह्य दल पुंज 5 संयुक्त व कोरा स्पर्शी होते हैं। दलपुंज 5 मुक्त व्यावर्तित दलों का होता है। कपास का नर जननांग असंख्य पुंकेसरों के आधार पर स्थित पुतंतुओं के साथ संयुक्त हो नलिका का रूप लेने से बनता है। ऐसी दशा को एक संलाग यानी मोनोएडल्फस कहते हैं। पुंकेसर नलिका दल से जुड़ने के कारण दललग्न तथा दलों की विपरीतता से विलोम दलीय हो जाती है। केवल एक पाल होने से परागकोशी एक कोशी होते हैं। जायांग चतुरांडप 4 संयुक्त अंडपों वाला होता है। चतुष्कोष्ठीय अंडाशय उत्तरवर्ती यानी पुष्पांगों के ऊपर स्थित रहता है। प्रत्येक कक्ष में बहुत से अंडप होते हैं। कपास का पुष्प सूत्र इस प्रकार है: पुष्प त्रिज्या सम्मिति द्विलिंगी, उपरिदल पुंज 3 संयुक्त, बाह्य दल 5 संयुक्त, दलपुंज 5 मुक्त व्यावर्तित, पुंकेसर असंख्य, दललग्न एक संघीय, विपरीत दलीय, जायांग चतुष्कोष्ठीय, अंडाशय उत्तरवर्ती, बहुअंडप, जरायु विन्यास अक्षवर्ती। कपास का पुष्प चित्र इस प्रकार है। पुष्प खिलने के कुछ समय बाद परागकोश फटते हैं तथा परागकण वर्तिकाग्र के सिरे पर चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र एवं परागकोश की निकटता के कारण सामान्यतः कीटों की मदद के बिना ही परागण हो जाता है। कपास पौधे का अंडाशय निषेचित होकर 4 या 5 ओर से फटने वाले शुष्क और स्फुटनशील कैप्सूल में बदल जाता है। रेशों से आच्छादित बीज ही दरअसल कपास के स्रोत हैं। आकारीय रूप से रेशा वस्तुतः एक एकल कोशिकीय रोम अथवा बाल है जो बीजावरण से जन्म लेता है। कपास तंतु का रासायनिक विश्लेषण इस प्रकार है: सेल्यूलोज 94%, प्रोटीन 1.3%, पैक्टिक सब्सटेंसेस 0.9%, ऐश मिनरल्स 0.2%, वैक्स 0.6%, शुगर 0.3%, पिगमेंट्स ट्रेसेस। कपास तंतु या रेशे
बीज की सतह से उगने के कारण सतही रेशे कहलाते हैं। दो प्रकार के रेशों में से लंबे रेशे लिंट कहलाते हैं, जो बुनाई वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि छोटे आकार के रेशे फज कहलाते हैं, जो कि केवल भराई के काम आते हैं। चुनाव लंबे रेशों का ही किया जाता है। कपास की अधिकतर जंगली प्रजातियां लिंट विहीन होती हैं। बीज से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है जिनिंग, जबकि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया मिलिंग कहलाती है। फैक्ट्री से प्राप्त कपास को अलकली के प्रयोग से मर्सराइज्ड किया जाता है, जिससे महीन सूत मिल सके। कोमल रुई का यह मखमली धागा हमारे जीवन को मजबूती से बांध चुका है। घरेलू तौलिया, बिछावन, चद्दरों से लेकर दैनिक उपयोग के कमीज, पैंट, होजरी, रूमाल तक कपास के हितकारी स्वरूप का वर्णन करना कठिन कार्य सिद्ध होगा। शल्य क्रिया में कीटाणु रोधक रुई, रबर उद्योग में टायर, ट्यूब और मशीन के पट्टों के लिए सुपुष्ट तंतु सोडियम अमोनियम स्टीरेट के प्रयोग से जलरोधी होकर तंबू, कनात, त्रिपाल आदि के लिए सबसे अधिक प्रचलित फैब्रिक कपास हर जगह मौजूद है। केवल सूत बनाने वाले रेशे का ही नहीं, वरन कपास के प्रत्येक भाग का उपयोग किया जाता है। इसके बीजों का तेल ग्लिसरीन निर्माण तथा साबुन और कॉस्मेटिक्स बनाने में काम आते हैं। कोटोजेम नाम का वनस्पति घी इस तेल के शुद्धिकरण से प्राप्त होता है। रेशा, तना, खली और तेल, कपास सभी रूपों में मनुष्य के लिए लाभप्रद है। बहुधा तो सफेद कपास ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल रंगीन कपास भी उगाया जाने लगा है। रंगीन कपास का फायदा यह है कि रासायनिकों से रंगे गए श्वेत कपास की अपेक्षा त्वचा के लिए ये अधिक सुरक्षित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से कपास के पौधों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजिएंसिस के जीन को संस्कारित कपास में प्रवेश कराया गया, जिससे इसमें पत्तियों का रस चूसने वाले कीटों के प्रति रोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। बीटी कॉटन के नाम से प्रचलित ये प्रजाति केवल रोगग्रस्त करने वाले कीटों को ही नुकसान पहुंचाती है। रेशे और कपास पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, कपास में मौसम की कठिन परिस्थितियों, जाड़ा, बरसात और सूखा तक का सामना करने की अदम्य क्षमता है। न केवल ये ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवित रह पाता है, बल्कि ऐसे में भी पूरी फसल देने की क्षमता रखता है। कहने को तो कपास एक तर्कहीन, बेजुबान पौधा है, पर क्या ये अपने गुणों से निस्वार्थ कर्म और परसेवा के महत्व को रेखांकित नहीं करता?